बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इंट्रा कोर्ट अपील पर जो 3 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जिसमें इमरान ख़ान की इंट्रा कोर्ट अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला दरअसल है क्या? इंतहाई आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में ये फ़ैसला आप नाज़रीन को बताएँगे और ये फ़ैसला आप नाज़रीन को समझाने की कोशिश भी करेंगे। और इस बड़ी ख़बर के बाद हमारे वीडियो लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो ख़बरें हैं उनका ताल्लुक भी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान से है। तो सबसे पहले, जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान ख़ान की इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत की। इमरान ख़ान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल दिए। इमरान ख़ान के वकील की इस्तदा ये थी कि जो वज़ारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जेल ट्रायल के, उन नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और जितने भी नोटिफिकेशन हैं जो कि 29 अगस्त को जो जारी किया गया, जिसके बाद इमरान ख़ान साहब का जेल में ट्रायल हुआ, फिर 12 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद फिर 26 सितंबर को और फिर 13 अक्टूबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो तमाम नोटिफिकेशन अदालत की जानिब से सेट असाइड कर दिए गए हैं। यानी फ़ैसला अदालत का ये है कि 29 अगस्त से लेके जो अब तक का जितना भी जेल में ट्रायल हुआ है, सिर्फ ज़मानत की प्रोसीडिंग को छोड़ के, क्योंकि ज़मानत की जो प्रोसीडिंग है वो अडयाला जेल में नहीं हुई, वो जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई है। यानी ज़मानत की प्रोसीडिंग को निकाल के बाकी जितना ट्रायल है, जिसमें 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, वो तीनों रिकॉर्ड किए गए बयानात भी ख़त्म हो गए हैं। और जो इमरान ख़ान पे चार्जशीट किया गया, इमरान ख़ान पे फ़र्द जुर्म लगाई गई, शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म लगाई गई, वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है इस तहरीरी 3 सफ़ात के फ़ैसले के ज़रिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक जो इस्तदा थी इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब की, जिसमें जज साहब की जो तैनाती थी इस केस में कि अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब को आखिर क्यों चुना गया। सैकड़ों जज हैं इस्लामाबाद के लोअर जुडिशरी के, उसमें से सिर्फ अबुल हसन ज़ुल्करनैन का इंतखाब किया। तो इस पे जितने भी दलाइल थे और जो इस्तदा थी सलमान अकरम राजा इमरान ख़ान साहब के वकील की, उसको रद्द किया गया है और कहा गया है कि जो जज साहब की अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की जो तैनाती है वो तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है और हाई कोर्ट से ये प्रोसेस सारा इनिशिएट हुआ था। यानी जज साहब के ख़िलाफ़ जो एतराज़ था वो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जज पे एतराज़ ख़त्म कर दिया है और ये करार दिया है कि जज साहब जो है अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब क्वालिफाई करते थे इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जो खुसूसी अदालत है इसको प्रिजाइड करने की। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, इस फैसले का इम्पैक्ट क्या है? एक तो नाज़रीन, इस फैसले का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि अब दोबारा से कल से, यानी जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है, कल या परसों 23 अगस्त तक जो है, 23 नवंबर तक खुसूसी अदालत की कार्रवाई को आज मुलतवी किया गया। आज भी अडयाला जेल में समाअत थी, लेकिन हाई कोर्ट में इस समाअत की वजह से जो वहाँ पे समाअत थी अडयाला जेल में, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और 23 नवंबर तक उसको ले जाया गया था। तो 23 नवंबर को एक मरतबा फिर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर जो चालान है वो चालान का भी मेरे ख्याल में ओपन कोर्ट में हुआ था, ओपन कोर्ट में चालान दाखिल किया गया था। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से दोबारा से जो है वो ट्रायल का आगाज़ होगा। तो 23 नवंबर को दोबारा से फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर जिन गवाहों के बयानात हो चुके हैं अब उनके नए सिरे से बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो इमरान ख़ान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पटिशन थी, जिसमें उन्होंने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया था नीचे ट्रायल कोर्ट में, 23 अक्टूबर को चार्जशीट इमरान ख़ान को किया गया। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को आमिर फ़ारूक साहब ने बरकरार रखा था। तो उसके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी इमरान ख़ान साहब ने, वो अपील भी, क्योंकि इस फैसले के ज़रिए चार्जशीट की कार्रवाई भी ख़त्म हो चुकी है, 3 सफ़ात के फ़ैसले में उस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को, बल्कि किसी भी इन जेल की जो प्रोसीडिंग थी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया और अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन है वो गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन इस अदालती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि मखसूस हालात में जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन जेल ट्रायल इस तरीके से किया जाए कि वो ओपन ट्रायल हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अकामोडेट किया जाए। यानी आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद आइंदा की जो भी समाअत है, जो वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन था, 13 नवंबर की मंजूरी थी वफाकी काबीना की और 15 नवंबर का नोटिफिकेशन था वफाकी काबीना का, उसको जो है वो बरकरार रखा है। अब इसके बाद फर्दर जो भी ट्रायल होना है वो जेल में होगा। उसमें किसी किस्म की अदालत ने यह बात नहीं की, वफाकी हुकूमत का फैसला और उस नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है, बल्कि वैलिड करार दिया है।
اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ دوسری جو عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے جس میں عمران خان صاحب نے ضمانت مانگی ہے، اس میں آپ ناظرین کو پہلے ہی ایجوکیٹ کر چکا ہوں کہ جو ضمانت کا معاملہ ہے اس پہ ٹرائل کورٹ نے بھی بڑا واضح لکھا، اس کے بعد جو عامر فاروق صاحب انہوں نے بھی بڑا واضح کر کے لکھا، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا ہے، اور ہم نے اس میں جو قانونی ماہرین سے رائے لی تھی اس میں ایک نقطہ جو بتایا گیا تھا کہ چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو ٹرائل شروع ہونے کے بعد بھی چونکہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں تو ضمانت نہیں دی جاتی، اب وہ والا نقطہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ نقطہ لیگل پوائنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو ایویڈنسز کے حوالے سے ٹرائل کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی آبزرویشن دے رکھی ہے یا اپنی ڈکلیریشن دے رکھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ براہ راست ایسے ایویڈنس، ایسے شواہد موجود ہیں ملزمان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف، تو اس لیے جو سیکشن سی آر پی کا سیکشن 497 ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس میں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو موسٹ پروبیبلی یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ضمانت کی حد تک تو یہی فیصلہ سامنے آئے گا، باقی فیصلہ سپریم کورٹ کے کل جو 3 رکنی بینچ ہے، سردار طارق مسعود صاحب ہیں، اس میں جیسے یحییٰ افریدی صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحب ہیں، اس بینچ نے کرنا ہے، لیکن جو دوسری درخواست تھی عمران خان صاحب کی چارج شیٹ کے خلاف، فرض جرم کی کارروائی کے خلاف، وہ آج کے اس فیصلے کے بعد جو ہے غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو جو ریلیف چاہیے تھا وہ مل چکا ہے۔ لیکن اس فیصلے میں ناظرین بظاہر ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد جو ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ اگر یہ تمام چیزیں ختم نہ ہوتیں، جیل ٹرائل والے جو لکوناس موجود تھے، جو سکم موجود تھے یا ایررز موجود تھے، اگر اس کو چیلنج نہ کرتے انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے اور نیچے ٹرائل میں جو بھی فیصلہ ہوتا، اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ ہوتا تو اس کے خلاف جو اپیل آتی، عمران خان صاحب کے وکلا اس اپیل کے سٹیج پہ کہہ سکتے تھے، اگر اپیل کے سٹیج پہ یہ تمام باتیں ایجیٹیٹ کرتے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجیٹیٹ کی گئیں، جو آرگومنٹ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کے، تو اس میں عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف ملنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوتی، وہ تمام کا فیصلہ سزا والا وہ سیٹسائیڈ ہو جاتا، اس میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا جاتا۔ اب یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ایررز ہیں، جو قانونی مشگافیاں موجود تھیں یا جو سکم موجود تھے، اب اس فیصلے کے بعد وہ سکم بھی کور ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے نئے سرے سے جیل میں ٹرائل ہوگا، نوٹیفیکیشن موجود ہے، کابینہ کا فیصلہ موجود ہے، تو یہ جو کچھ ایسے پوائنٹس تھے جسے کنوکشن کے بعد چیلنج کر سکتے تھے، اب یہ پوائنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو دستیاب نہیں رہیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پہ کوئی مٹھائیاں کھائی جائیں، مٹھائیاں بانٹی جائیں، صرف اتنا ہوا ہے کہ جو ٹرائل پہلے ہو چکا ہے، فرد جرم کی کارروائی ہوئی ہے عمران خان پہ، شاہ محمود قریشی کے خلاف، یا جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، اب وہ دوبارہ سے نئے سرے سے جیل میں ہی ریکارڈ ہوں گے۔ کوئی اتنا بڑا ریلیف عمران خان صاحب کے لیے اس فیصلے میں نہیں ہے، صرف اتنا سا ریلیف ہے کہ اب تک کی جو کارروائی جیل میں ہوئی ہے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا گیا، لیکن فردر کارروائی وہ جیل میں ہی ہونا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آئندہ کے سماعت جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوگی بلکہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ ہے، کم و بیش اسی فیصلے کو اس 2 رکنی بینچ نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سروے 2 رکنی بینچ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اس میں آج جج محمد بشیر صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں گئے تھے، اور آج ایک بار پھر نیب کی جانب سے عمران خان صاحب کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، تو جج صاحب نے نیب کی اس استدعا کو رد کیا ہے۔ 2 دن کا یعنی 23 نومبر تک عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ نیب کے کیس میں، اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہے اسے بھی 23 نومبر تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ٹرائل تھا وہ بھی آج تک ملتوی کیا گیا، لیکن آج ہائی کورٹ میں سماعت کا فیصلہ آ چکا ہے، تو 23 نومبر کو جو ٹرائل آگے بڑھنا تھا، گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے تھے، اب وہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے۔ 23 نومبر کو یا تو چارج شیٹ کیا جائے گا یا چارج شیٹ کرنے کی کوئی تاریخ جو ہے عدالت کی جانب سے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے، القادر ٹرسٹ اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کہ رینیول کی جائے۔ ایک درخواست پچھلے سال 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، ہائی کورٹ نے اس پہ احکامات بھی جاری کیے تھے، لیکن اکتوبر سے جو احکامات تھے متعلقہ جو ڈائریکٹر تھے لیبر اینڈ انڈسٹریز کے، ان کی جانب سے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹری کی سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ آپ عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے القادر ٹرسٹ کی رینیول کرنا ہے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کریں، ادھر سائڈ آپ اس کو ڈکلائن کر دیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن فیصلہ کر لیں۔ فیصلے کرنے کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، فیصلے کرنے کے آپ کو قومی خزانے سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور کیس تھا جو عمران خان کے خلاف
मुकदमा दर्ज किए गए एहतजाज के हवाले से, तोड़ फोड़ के हवाले से। उसमें 3 केसेस इमरान खान के थे, एक मुकदमा शाह महमूद कुरैशी का था। एचटीसी अदालत में इस केस की समाअत हुई है, लेकिन आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, ना प्रोसिक्यूशन पेश हुई, ना प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया जा सका। तो इस केस की समाअत जो कि अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने की, इस समाअत को भी 23 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन शेख रशीद साहब, जिनके खिलाफ थाना कोसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था, आज इस केस में अदालत ने शेख रशीद की ज़मानत को कन्फर्म कर दिया और 25 नवंबर तक जो केस की समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा आज जब साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत थी, तो समाअत से पहले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अदालत को ऑर्डर बताना था, तो उससे पहले नाज़रीन ये हुआ है कि इमरान खान साहब की उनकी लीगल टीम के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद शेल वज़ीर मरवत साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू में जो कल का खावर मानिका का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े इंकशाफात भी किए, बड़े बड़े दावे भी किए, उस हवाले से शेर वज़ीर मरवत साहब ने कहा कि हमने जाके बताया खान साहब को कि खावर मानिका साहब ने ये तहलका मचाया। तो इसमें इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स ये था कि खावर मानिका झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बड़ी अच्छी रही, और खान साहब ने अब हमें हदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस जो है, यानी इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज़ करेगी, और पहला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 1 दिसंबर को पेशावर में जो है मुनक़्क़िद किया जाएगा। और अगर हमें जल्द से जुलूस और कॉरन मीटिंग करने की इजाज़त ना दी गई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेगी। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के वाक़े के हवाले से लाहौर की एटीसी अदालत में समाअत हुई है, जहाँ पे रुबीना जमील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है, यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है, इसके अलावा इजाज़ चौई साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। इन पर फ़र्ज़ जुर्म लगा दी गई है। तीनों मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, और जज साहब ने फ़र्ज़ जुर्म पढ़ने के बाद जो केस की समाअत है उसे 16 दिसंबर तक मुलतवी किया है, और आइंदा समाअत पर इस केस के जो गवाहान हैं उन्हें बयानात रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया गया है। शेख रशीद की ज़मानत हुई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए बुरी खबर है कि उनकी जो ज़मानत थी, महकमा एंटी करप्शन का जो मुकदमा था उनके खिलाफ के, उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने वो क्या नाम है भट्टी साहब की, मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो तैनाती की है, गैर कानूनी तैनाती का जो केस था, उसमें उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, तो परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर आज पंजाब हुकूमत ने भी इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है आर्टिकल 184(3) के केस में, और उसमें कम बेश वही बातें की गई हैं जो इससे पहले हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए, और कहा गया है कि जिन सेक्शंस को कलअदम करार दिया गया आर्मी एक्ट के, उनको बहाल किया जाए, और जब तक इन अपीलों का फैसला नहीं होता तब तक जो फैसला है खसूसी अपने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब का, उस फैसले को सस्पेंड किया जाए। तो ये अपील अब दायर कर दी गई है। अब आप ये कह सकते हैं कि वफाक ने इस फैसले को चैलेंज किया है, वजारत दिफा ने, वजारत दाखिला ने, और इसके अलावा जो है वो अपने अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, KPK ने चैलेंज किया है, बलूचिस्तान ने किया है, पंजाब ने किया है। नहीं, अगर इस फैसले को चैलेंज किया तो वो सिंध हुकूमत ने नहीं किया, उनकी अपील तो आई थी, लेकिन न जाने किस वजह से वो अपील जो है वो दायर करने के बजाय वहीं से सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस ले जाया गया है, उसको वापस ले लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज नवाज शरीफ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, वो पेशी तो हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई, और समाअत के बाद जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद यानी आइंदा पीर तक केस की समाअत को मुलतवी किया गया। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो पहुँचे हैं मौलाना फजल रहमान के घर, वहाँ पर जाके ताज़ियत की है उनके खुशदामन के इंतकाल पर। अगर मैं गलत नहीं हूँ, खुशदामन का इंतकाल हुआ था, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ गालिबन, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन लग ये रहा है कि खुशदामन का इंतकाल हुआ था। उस पर उन्होंने ताज़ियत की है, फातिहा ख़ानी की है, दुआ की है, और मग़फ़िरत की दुआ की है। तो वहाँ से नवाज शरीफ जो है वापस मरी की जानिब जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस माली नकवी के खिलाफ जो जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है वो जारी है, और आज जो उनके खिलाफ शिकायत कुनंदगान थे, उनके दलाइल जो है वो दिए जा रहे हैं। और अब तक की समाअत में एक मगरिब की नमाज का वक्फा किया गया है। 3 बजे के बाद ये जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। तो अगले व्लॉग में इस समाअत के हवाले से, जुडिशल कौंसिल की प्रोसीडिंग के हवाले से जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगी, वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।